हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस पर कि ये टॉपिक पूरा टिका हुआ है। दिस इज बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें मेजर आपका कॉन्सेप्ट यही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फैराडे साहब का जो लॉ है ये आपका दिया हुआ, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ पर जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए जब फैराडे लॉ की बात आती है तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है फैराडे साहब का, हालांकि इसमें पहली बात जैसे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि दो ही होगा, किसी किताब में दो तो किसी में आपको तीन भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना है। ये न्यूटन साहब की तरह जो है, न्यूटन्स लॉ की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट है, ठीक है। किसी में दो तो किसी में तीन भी मिलेगा। अब दो या तीन की जो बात कर रहे हैं वो आगे क्लियर होगा कि क्यों दो या तीन की बात कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो पहला नियम कहता है, फर्स्ट लॉ जो है फैराडे साहब का, ये तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन कहता है बस वही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डिफिनेशन कहता है वही है क्या, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज करता है कॉइल में तो वैसे स्थिति में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। चाहे अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग जिस तरह से हो जाए, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, चाहे वह जिस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाए, ठीक है। तो फिर उसके वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है और उसी के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और इंड्यूस्ड करंट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर कहीं टच वाली बात नहीं होती है, कोई टच वाली बात नहीं होती है, सिर्फ बगल में कॉइल रखते हैं रहने की वजह से होता है, बगल में रहने के वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। आई बात समझ में। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए इसमें स्टार मार्किंग में इस बात को लिखे हैं कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस परसिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। मतलब जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता रहता है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता रहता है तब तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता रहता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जब तक होता रहेगा, मतलब चेंज होने से है, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। आई बात समझ में। और जैसे इसी को जो है कोई एक दो नंबर का लॉ भी दे देता है, एक नंबर दो नंबर और ये तीसरा तीन नंबर, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से तीन लॉ भी हो जाता है। इसको भी एक लॉ बना दिया और यह भी एक कह सकते हैं कि लॉ है कि भाई जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा तो इंड्यूस्ड करंट आपका कंटिन्यू रहेगा। और प्रैक्टिकल तौर पर जनरेटर का भी फंक्शन यही है। जनरेटर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच कॉइल को रोटेट कराया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच कॉइल को रोटेट कराया जाता है और जनरेटर में सिर्फ रोटेशन का ही फंक्शन है, उसमें तेल का कोई फंक्शनिंग नहीं है। आप घुमाते जाइए, है ना, जैसे हैंडल होता है ना जनरेटर का, घुमाते जाइए, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, पंखा बॉल सब आपका जलता रहेगा, है कि नहीं। तो सवाल उठता है कि अब रात भर जनरेटर को घुमाएगा कौन, क्या शुभम घुमाएगा, हर्षित घुमाएगा, घुमाएगा। तब तो तुम जो है
अच्छा आदमी है, तुम रात में घुमाएगा, दूसरा आराम से सोएगा, है ना। चलो ठीक बात है। तो बढ़िया बात है कि रात में तुम जो है जनरेटर को घुमाते रहना, दूसरा आराम से सोएगा, है ना। तो बात समझ गए ना, आई बात समझ में। तो आप जिस तरह से आप उसको घुमाइए, लेकिन सवाल है कि घुमाएगा कौन। मान लो कि फिर जो है हर्षित दम तोड़ देगा कि नहीं अब हम नहीं घुमाएंगे, मेरा मिजाज ठंडा हो गया, ठीक है। तो अच्छा स्टेमिना है तो अच्छी बात है। तो अच्छा चलिए यहाँ समझिए, तो आप बात समझ गए ना, ठीक बात है। तो होता क्या है कि रोटेशन करने के लिए फिर अब उसमें तेल का फंक्शनिंग आ जाता है। आप हाथ से रोटेट करिए जैसे करिए, अब रोटेट करने के लिए घुमाएगा कौन, अब इसमें झंझट होता है। तो इसके लिए तेल का फंक्शनिंग आ जाता है कि उसको मोटर से हम लोग कनेक्ट करके उसको रोटेट कराते हैं कॉइल को। तो फंक्शनिंग सिर्फ रोटेशन का है, आप जैसे रोटेट करा लीजिए तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। आई बात समझ में। और अब आइए जो मेन लॉ है, हालांकि ये दोनों ही मेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसका है दूसरा का सेकेंड लॉ। 2 नंबर दीजिए, हालांकि फिक्स ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन किसी में फिक्स भी दे दिया जाता है। तो दूसरा लॉ जो है ये क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना तेजी से घुमाएगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे घुमाएगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, और तेजी से घुमाएगा तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में। तो अगर धीरे धीरे घुमाओगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, और बहुत तेजी से ज्यादा स्पीड होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा फ्लो होगा। आई बात समझ में, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वही ये बात कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल या सर्किट, जो भी, दोनों के लिए बात है। इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल और सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना तेजी से आप घुमाइएगा, जितना तेज रोटेशन होगा, उतना तेज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में। तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt, और यह जो नियम है दूसरा वाला जो है, ये पूरे टॉपिक का बैकबोन है। बस इसी पर जो है पूरा ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट रहता है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा आपका टॉपिक है। क्योंकि फैराडे साहब जो है एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। फैराडे साहब का बहुत कोई बड़ा थ्योरी नहीं होता, उन्होंने जो भी दिया है वह ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। फैराडे साहब एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, जो भी उनका दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी जो है उनके टॉपिक में कहीं नहीं होता। तो ये बात समझ गए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil or circuit is directly proportional to rate of change in magnetic flux। तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर हटाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं, जो भी कांस्टेंट दे दीजिए, K दे दीजिए, N दे दीजिए, जो दीजिए, d∅/dt। और इसमें एक बात और ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं निगेटिव साइन। एक चीज इसमें और ऐड करते हैं, वो क्या ऐड करते हैं, निगेटिव साइन। और निगेटिव साइन यहां पर क्यों ऐड करते हैं इसकी बात चर्चा अभी हम करेंगे। और यहां पर जो K का वैल्यू है ये एक्चुअली 1 हो जाता है, तो फिर E का वैल्यू क्या हो जाएगा, -d∅/dt। और यह जो निगेटिव साइन है ये बहुत खास बात है। ये जो दिया गया है, ये दिया है लेंज साहब ने, ये साइंटिस्ट लेंज ने निगेटिव साइन को दिया है। लेंज साहब ने कहा कि फैराडे साहब ने जितनी बात कही वो सारी बातें तो सही है। फैराडे साहब ने एक थोड़ा सा गड़बड़ किया है
फैराडे साहब को यहाँ पर जो है निगेटिव साइन देना चाहिए। बाकी फैराडे साहब ने सभी बात सही कही है, एक निगेटिव साइन फैराडे साहब ने यहाँ पर छोड़ा है, इसे देना चाहिए। लेंज साहब से पूछा गया कि भैया क्यों नेगेटिव साइन देना चाहिए? कहा तो उन्होंने कि नेगेटिव साइन इसलिए देना चाहिए कि वास्तव में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वह उसी काउज का अपोज करता है जिसके कारण कि वह प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वह प्रोड्यूस होता है, वह प्रोड्यूस हुआ है उसी काउज का वह अपोज करता है। ये लेंज साहब ने कहा। बाकी इसके बारे में आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर इसको समझ लीजिए। ये नेगेटिव साइन जो दिया ये साइंटिस्ट लेंज साहब ने दिया। लेंज साहब ने कहा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन एक होना चाहिए और इसी के वजह से इस लॉ को फैराडे लेंज लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैराडे लेंज लॉ भी कहा जाता है। इसी नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर इसके साथ लेंज साहब का भी नाम अमर हो गया है, जुड़ गया है इसमें। तो नेगेटिव साइन का यूज लेंज साहब ने इसलिए किया, उन्होंने कहा कि वास्तव में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वह उसी काउज का अपोज करता है जिस काउज के कारण, मतलब जिसके कारण वह खुद प्रोड्यूस हुआ है, उसी का वह विरोध करता है ना, उसी का वह विरोध करता है। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर यदा कदा ऐसी बातें भी आपको आजकल मिल जाएगी, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आते रहता है, देखते हैं कि जब जैसे बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप का भी अपोज करने लगता है ना, यदा कदा। या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे मान लीजिए कभी होता है कि भाई बेटा मॉडर्न रहता है, कोई शादी है, फंक्शन है, तो पापा आपसे जो है ये चीज़ अच्छा नहीं है, अब नया चला है इसको लीजिए, वो नहीं आप जो बोल रहे हो अच्छा नहीं है, अब ज़रा डीजे करिए, है कि नहीं, है ना, ऊपर उनका बेन पटिया हटाइए, है ना। तो इस तरह की बात है। और ये खास बात है, ये पॉलिटिक्स में तो और ज़्यादा होता है ना, पॉलिटिक्स में तो और ज़्यादा होता है। कई ज्वलंत एग्जाम्पल आपका पॉलिटिक्स में है, तो खैर उसकी बात हम नहीं करते। आई बात समझ में? तो ये लेंज लॉ, आपको बात समझ में आया कि लेंज लॉ क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जिस काउज के कारण अपोज हुआ है, जिस काउज के कारण वह प्रोड्यूस हुआ है, उसी का अपोज करता है। अब जरा यहाँ पर इसको समझिए, इस फिगर से देखिए होता है क्या। जैसे मान लीजिए यह कोई भी कॉइल है, यह कोई भी क्या कॉइल है, अगर हम मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल और मैग्नेट के बीच। इस तरह से भी हम लोग फर्स्ट लॉ को देते हैं, वेन एवर रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। और यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है। तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट को जब हम कॉइल के तरफ मूव कराते हैं तो होता क्या है, जब मैग्नेट को हम कॉइल के तरफ मूव कराते हैं तो क्या होता है, जरा देखो, ये जो है आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से निकल रहा है। और मूव कराने का क्या मतलब है कि जब मूव कराएंगे तो यह जो लाइन ऑफ फोर्सेस है कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा नहीं। जैसे इस एरिया से जितना लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेगा, नज़दीक ले जाएंगे, फिर यहाँ पर जैसे दूर लाएंगे, है ना, या नज़दीक ले जाने के क्रम में, नज़दीक ले जाने के क्रम में भी क्या होगा, वहाँ पर चेंज करता है। अच्छा, आप लोग लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, लो आपका लिखा हुआ है, लो थोड़ा साइड हो जाते हैं, क्लियर है, लिखा हुआ है। एक फिगर यहाँ पर थोड़ा सा और बनाएंगे। जरा समझिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको। और जैसे मान लीजिए यह कोई भी कॉइल है और यहाँ पर ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे निकलता है,
इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेगा। अब जरा देखिए, जैसे अभी जो है, जरा ध्यान दीजिए, अभी जो है कितना लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है इससे हो करके, क्वाइल से हो करके, बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है। और अगर हम इसको और नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? देखो तो एरिया तो कॉइल का इतना ही है, लेकिन ये अब ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर चला जाएगा कि नहीं? अभी कितना पास करा? देखो 1 2 3 4 5 ही ना पास करा कॉइल से हो करके, ठीक है? ये समझने के लिए है। और अगर इसको हम नजदीक लाएं, या कॉइल को ही अगर हम थोड़ा सा इधर सटा दें, देखो जैसे कॉइल को एरिया इतना ही है, कॉइल को अब इधर कर दिए, कॉइल को इतना ही कर दिए, देखो एरिया कॉइल का वही है। अब देखो तो इसके अंदर कितना लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर गया। आई बात समझ में? तो इसमें क्या किया? वही कॉइल है, कॉइल का एरिया में हमने कोई चेंज नहीं किया। लीजिए, कॉइल का एरिया में कोई चेंज नहीं किया, वही कॉइल को थोड़ा हमने क्या किया? अब नजदीक कर दिया। तब इसमें क्या हुआ कि ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर गया कि नहीं किया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? यहां पर बढ़ गया, लाइन ऑफ फोर्सेस जो है अब बढ़ गया, जबकि इसको इधर से अभी हम इधर ही ले जा रहे हैं, ठीक है? और वही अगर मैग्नेट को हम स्थिर रखें तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज? तो मेन इसमें अंदर की जो बात है, ओरिजिन यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर हम इसको अस्थिर रखें तो क्या चेंज होगा? क्या कोई चेंज नहीं होगा। होगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जब हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है। पहले यहां देखिए 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहा था। अब जैसे ही कॉइल को हम इधर लेते आए या मैग्नेट को सटा दे, बात एक ही है। तो फिर देखिए लाइन ऑफ फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? बढ़ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ गया। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होता है? यहां पर इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। यह बात हुई। अब लेंज साहब ने क्या कहा कि वास्तव में जो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, अब वास्तव में जो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा, तो वह क्या करता है? उसी काउच का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? जिसके कारण वह प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करता है कि नहीं? तो देखो, जैसे मान लो सपोज कि अब यहां पर इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहा था, और मान लो कि करंट यहां पर इस तरह से अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। फिगर आपका 3 डायमेंशनल है। देखिए फिगर 3 डायमेंशनल, ऐसे समझो जैसे ये मान लो कि कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है? ये कॉइल है ऐसे, और करंट मान लो जैसे कि यहां पर कि इस डायरेक्शन में, ये कौन वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना? मान लो इस डायरेक्शन में जो है करंट प्रोड्यूस हो गया। तो कह रहा यही कि अब जो करंट प्रोड्यूस होगा तो वैसे डायरेक्शन में होगा ताकि यह विरोध करेगा। अगर ये इधर जा रहा है मैग्नेट, तो ये नहीं चाहेगा कि इधर आए। क्या चाहेगा? इसका विरोध करेगा। अगर इधर मैग्नेट ये जा रहा है तो इसका ये विरोध करेगा। वैसे ही डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? समझिए ध्यान से, इसको मार्केबल पॉइंट है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलता हुआ इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस जाता है, नॉर्थ पोल से इमर्ज करता हुआ जाता है। तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? उल्टा, ताकि जो है नॉर्थ पोल को क्या करे? यहां पर रिपेल करे। या ये समझो कि इसका जो इधर वाला जो फेस होगा, जैसे अगर ये कॉइल है, ठीक है, पेन लाओ तो वो वाला लाओ। जैसे मान लो कि ये मान लीजिए कि मैग्नेट है और ये मान लो कॉइल है। ये मैग्नेट है, ये मान लो कॉइल है। लो तुम्हारा निकालो, जरा रिंग निकालो, तो तुम्हारा मठिया निकालो, और इससे समझ में जरा ठीक से आएगा। ध्यान से देखो,
जैसे मान लो देखो ये कॉइल है और यहाँ पर ये जो है मैग्नेट है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से तो इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहा है, जैसा आप फिगर ये देख रहे हैं, देखो नॉर्थ पोल से ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहा है। तो ये इस तरह से इसमें करंट प्रोड्यूस करेगा ताकि ये इसका जो फेस है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर ले, ये फेस जो है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे। आई बात समझ में? नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो वो इधर से जाए तभी ना। तो इसका मतलब यहाँ ऐसे जाएगा करंट। देखो करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड करेक्शन ऐसे होता है जो बताए थे, है ना। देखो जब करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो करेगा, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेगा। तो अब यहाँ देखो इसका जो है इस तरह से करंट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा ताकि यह जो नॉर्थ पोल ये इधर आ रहा है ये नहीं चाहेगा कि इधर आए, इसका ये विरोध करेगा। और अगर इधर जाता है, देखो इधर जाने समय अब अलग बात होगी, दूर जाने समय अलग बात होगी। दूर जाने समय इसमें क्या होगा, जैसे अगर ये दूर जाता है, ये दूर जाता है तो क्या होगा, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, दूर जाने समय फ्लक्स घटेगा, तब करंट का डायरेक्शन यहां पर चेंज कर जाएगा। दूर जाने समय फ्लक्स, तो हम लोग देखें नेगेटिव साइन जो है किस वजह से पड़ा है, लेंज साहब ने नेगेटिव साइन को दिया है और कंबाइंड आपका जो ये लॉ हुआ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इसको बोला जाता है फैराडे लेंज लॉ। इस नेगेटिव साइन के वजह से इसमें लेंज साहब का भी नाम जुड़ा है, इसको फैराडे लेंज लॉ कहा जाता है, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन पहले तो लेंज साहब के द्वारा दिया गया है और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि वास्तव में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में वो ऐसे डायरेक्शन में होता है ताकि वह चेंज का विरोध करे, उस काउज का विरोध करे जिसके वजह से कि प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहाँ गया रिंग, देखो पहले इसको समझ लीजिए। तो नेगेटिव साइन गिवन बाय साइंटिस्ट लेंज which shows that induced EMF produces in the coil opposes that cause due to which it produces, जिसके वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उस काउज का क्या करता है, विरोध करता है। आई बात समझ में? और इसी चीज़ को लेंज लॉ में भी लिखा गया है। जैसे लेंज लॉ पूछे क्या है तो इसी चीज़ को यहाँ पर स्टेट किया गया है दूसरे तरीके से। लेंज लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल in such direction so that it opposes the cause due to which it produces. Lenz law state that induced current produced in the coil, coil में जो induced current produce होता है, जैसे मान लीजिए यही coil है तो इसमें जो induced current produce होगा वो ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है वह उसका विरोध कर सके। तो यही लेंज लॉ कहलाता है। उस काउज का वह विरोध करेगा जिसके वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। जैसे मान लो अगर मैग्नेट है, लॉ पेन देखें कोई भी लॉ, जैसे मान लो अगर ये मैग्नेट है तो अगर ये मैग्नेट मान लो इधर आ रहा था, मान लो सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये अगर इधर आ रहा था, इधर आने के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, इसके वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, तब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा ये ऐसे डायरेक्शन में होगा ताकि अब ये जो नॉर्थ पोल इधर आ रहा था तो इसको ये इधर रिपेल कर देगा, नॉर्थ पोल को अब कहेगा चल उधर जाओ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि अब इधर वाला जो इसका पार्ट है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें उल्टे डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट इसमें इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाए ताकि ये नॉर्थ पोल का विरोध कर सके। लेकिन वही अगर फिर दूर जाएगा
तो फिर उल्टा फिर कहेगा चल पास आ। आई बात समझ में? तो इसका विरोध करता है और इसी वजह से यहाँ पर निगेटिव साइन यूज होता है। तो इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और इसको सिंपल फॉर्म में ये भी दे सकते हैं माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। तो डेल फाई का मतलब क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, और ये कैलकुलस फॉर्म में डी फाई बाई डी टी, तो इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। इसका यूज कब होगा? खास करके जब कोई चीज़ इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, जब फाई वेरिएबल है। कैलकुलस का यूज कब करते हैं? जब वेरिएशन हो, तो जब फाई वेरिएबल होता है तो वैसे स्थिति में इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी का यूज करते हैं, है ना। और अगर डायरेक्ट मान लो दे दिया जाता है कि फ्लक्स चेंज कर रहा है 100 वेबर से 200 वेबर, या 200 वेबर से 400 वेबर, या 400 वेबर से 200 वेबर, इस तरह से अगर चेंज करता है तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है। जैसे वेलोसिटी के लिए डेल एक्स अपॉन डेल टी भी होता है और डी एक्स अपॉन डी टी भी होता है। तो यहाँ पर फिर सेम कंसेप्ट है। उसी तरह से जहाँ जिसका ज़रूरत होगा, कभी इसका तो कभी इसका यूज होगा। और फिर ये कहें, या यहाँ पर यह जो फॉर्म दिया गया है एन, तो इक्वल टू माइनस कैपिटल एन, और यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल है, नंबर ऑफ लपेट टर्न, है ना। तो जितना कॉइल में टर्न होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा लपेटन होगा, जितना ज़्यादा टर्न होगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और कॉइल में होता क्या है? नंबर ऑफ टर्न का ही तो सारा खेल होता है। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न का ही सारा खेल होता है। हैवी कॉइल है तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है ना। जैसे कॉइल बनाते समय देखा है कभी दुकान पर मिस्त्री वगैरह को? देखा है। तो क्या करता है, उसमें तार लपेटते रहता है बैठ करके, उसी का तो सारा खेल है। नहीं बोलते कॉइल जल गया, पंखा का कॉइल जल गया, तो क्या करना होगा भैया? तो फिर सब इसमें दूसरा कॉइल देना होगा, तो वही तो तार लपेटते रहता है। जितना ज़्यादा लपेटन होगा, जितना ज़्यादा टर्न होगा, लपेटन लिखने देना, है ना, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा हैवी कॉइल होता है। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें जो आपको फॉर्मूले का यूज होगा इस टॉपिक में, पहली बात तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो आपके पास अभी हम लोग का आया ही माइनस डी फाई अपॉन डी टी, कैलकुलस फॉर्म है डी फाई अपॉन डी टी। और अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो करंट होता क्या? आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, मतलब ईएमएफ अपॉन आर। वी के स्थान पर ईएमएफ का यूज करना है, वी के स्थान पर क्या करना है? ईएमएफ का यूज करना है, डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आई के स्थान पर ई अपॉन आर, तो ई के स्थान पर क्या हुआ? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और आर से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट के लिए हुआ। ये किसके लिए हुआ? इंड्यूस्ड करंट के लिए फॉर्मूला हो गया माइनस 1 बाई आर और डी फाई अपॉन डी टी। फिर मान लो अगर क्वेश्चन में आपको निकालना हो इंड्यूस्ड चार्ज, क्या निकालना हो क्वेश्चन में? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या निकालना हो? इंड्यूस्ड चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आई टी, और आई के स्थान पर अभी हम लोगों ने लिखा है 1 बाई आर डी फाई अपॉन डी टी, या आई के स्थान पर, और टी का मतलब यहाँ डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि कैलकुलस फॉर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी टी का मैदान साफ हो गया। तो माइनस डी फाई अपॉन आर क्या हो गया? माइनस डी फाई अपॉन आर। ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड चार्ज के लिए फॉर्मूला हो गया। किसके लिए फॉर्मूला हो गया? ये इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हो गया। एक बार यहाँ देखिए, इसका सिंपल फॉर्म भी यहाँ पर देखते हैं, सिंपल फॉर्म दे देते हैं, याद रखना इसको। तो यहाँ देखो, पहले तो इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, सिंपल फॉर्म हुआ, है ना। अब यहाँ देखिए फॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन आर, तो ई के स्थान पर माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, और यहाँ पर 1 बाय आर। बोलो कोई तकलीफ है? अब यहाँ देखिए इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? फिर वही बात,
फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू टी, और T को यहाँ पर डेल टी ले रहे हैं। Q के लिए क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू डेल टी। I के स्थान पर अभी निकाले हुए हैं माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, और 1/r अपने जगह पर। ये तो सभी I के जगह पर हो गया ना, ये I के जगह पर है। अब यहाँ पर डेल टी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये डेल टी कट हो गया है ना, क्या बचा माइनस डेल फाई अपॉन आर। तो ये आपका इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हो गया। अगर जैसे मान लो आपको इंड्यूस्ड चार्ज डायरेक्ट निकालना हो तो चेंज इन फ्लक्स नीचे रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर निगेटिव साइन भी होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। Q इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन आर। तो ये आपका चेंज इन फ्लक्स, और नीचे क्या हो गया, रेसिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव साइन भी होता है, ये इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो 100 से 200 फ्लक्स हुआ है ना, या 200 से 100 फ्लक्स हुआ, तो यहाँ पर φ2 में φ1 को घटाना है। चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स है माइनस φ2 और माइनस φ1 अपॉन आर, ये इस बात का ध्यान रखना है। चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज में क्या करते हैं हम लोग, φ2 में φ1 को यहाँ पर घटा देंगे अपॉन आर। तो अभी देखिए इसके एग्जाम्पल पर कुछ एक दो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ये आपका और क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब आइए जो फॉर्मूला भी डिस्कस किया उसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्लक्स इन द क्लोज सर्किट ऑफ ए रेसिस्टेंस 10 ओम। रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम, वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। तो इसमें कांस्टेंट कंसेप्ट लगेगा कि वेरिएबल कंसेप्ट, कांस्टेंट कंसेप्ट लगेगा या वेरिएबल कंसेप्ट, वेरिएबल कंसेप्ट लगेगा। कैसा कंसेप्ट लगेगा, वेरिएबल कंसेप्ट लगेगा, लगेगा ना। कैसा कंसेप्ट लगेगा, वेरिएबल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फाई इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 है ना, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। वैसे भी कोई चीज जब इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब 99% वो वेरिएबल कंसेप्ट जाएगा, ठीक है, वेरिएबल कंसेप्ट में जाएगा। फाई का वैल्यू दिया हुआ है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब फाई वेरिएबल है, और बाकी फाई जो वेबर में दिया हुआ है टी सेकेंड में करिए तो ठीक बात है, रहेगा ही। और निकालना क्या है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। क्या निकालना है साहब, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या करना पड़ेगा साहब, माइनस डी फाई अपॉन, कोई तकलीफ इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी डी टी ऑफ फाई के स्थान पर 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। बोलो साहब, माइनस डिफ्रेंसिएशन बताओ इसका, 6t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 12t माइनस 5t का 5, 1 का 0, इतना अपॉन ये आपका ईएमएफ आ गया। ईएमएफ के लिए ये हुआ 12t माइनस 5, माइनस साइन को भीतर कर दीजिए तो कितना हो गया 5 माइनस 12t। ये क्या मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला। क्या मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला। निकालना क्या है, निकालना क्या है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, और टाइम भी आपको दिया हुआ है। तो इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू होता क्या है, E बाय आर, E के स्थान पर 5 माइनस 12t अपॉन आर। बाकी अब सब कुछ दिया हुआ है। 12t का वैल्यू कितना साहब, 0.25। रेसिस्टेंस कितना साहब, 10 दिया हुआ है। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 1/4 है ये,
तो यह 3 हो गया, 5 में 3 गया 2, नीचे 10, तो 0.2 एम्पियर का करंट हो गया। यही करंट आपसे पूछ रहा है। तो टी का मान आप यहाँ फाइनली बैठा लीजिए, या चाहो तो यहाँ भी बैठा सकते हो। पहले टी का मान बैठा करके इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकाल लें, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछे तो यहाँ पर टी का मान बैठा लीजिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और लेकिन फाइनली जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें इंड्यूस्ड करंट है, तो I इक्वल टू E/R कर दिया, तो इससे जो है इंड्यूस्ड करंट आपको निकल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। और फ़ायदा हो रहा हो तो आप निश्चित रूप से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्लास आपको कैसा लग रहा है इस पर कमेंट सेक्शन में बताना भी है। थैंक यू।